डुमरी उपचुनाव की। डुमरी में किसके सिर सजेगा ताज, यशोदा देवी या फिर बेबी देवी? किसे जनता का आशीर्वाद मिला है? डुमरी की जनता ने ईवीएम में बटन दबाकर अपना फैसला सुना दिया है। अब 8 सितंबर को जनता का फैसला सबके सामने आ जाएगा, लेकिन मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। नक्सल प्रभावित इलाकों में भी बम्पर वोटिंग हुई है। किसका बजेगा डंका? तो अच्छा सा पारिश था आज भी, उसका बाद पे अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वो सबका धन्यवाद करता हूँ। अपने कितना प्रत्याशी है वो भी अपने एक शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए सहयोग किया। खाहम पर भी कोई इश्यूज नहीं हुई थी, अच्छा तरफ से शांतिपूर्ण मतदान हुआ। दावा किया से भारी मतों से एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी जीतने का काम करेंगे और जिस प्रकार से धन बल का पूरा उपयोग किया गया है, धन बल का आगे जनबल प्रभावी रहा है। जनता का पूरा समर्थन यशोदा देवी जी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में था और उनको मतदान देने का काम किया है। और जिस प्रकार से 2019 के पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के लोगों ने झूठी बातें बोल करके लोगों से वोट बटोरने का काम किया था, आज लोग पूछ रहे थे डुमरी की जनता कि आखिर उन वादों का क्या हुआ। और ये लोग मुंह छिपा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के लोग भागने का काम कर रहे थे। सामना करने के लिए आप लोग निश्चित रूप से जीत होगी। अब तक जो प्राप्त सूचना है, सभी 373 बूथों में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कतारबद्ध होकर राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ दा को अपना श्रद्धा सुमन वोट के द्वारा अर्पण किया है। मंत्री जी के आशीर्वाद है, सब जनता में रही है। अब 8 तारीख के बाद ही कहेंगे। हाँ, जीत तो है। आप जीतेंगे? हाँ। डुमरी में तो डुमरी के दंगल की बात कर रहे हैं, उपचुनाव की बात हो रही है। और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत धन्यवाद देंगे डुमरी की जनता का, जिनने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और 64% मतदान हुआ है, 64% मतदान हुआ है। हालांकि 2019 और 2014 से अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो वोटों के आंकड़े प्रतिशत में घटे हैं, लेकिन उपचुनाव में यह ट्रेंड देखा जाता है कि अमूमन उपचुनाव में वोट के परसेंटेज घटते हैं, लेकिन 64% मतदान हुआ है, जो अच्छा आंकड़ा है।
जो भी बनपुरा जैसे क्षेत्र में जो नक्सल प्रभावित, घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, वहां भी बम्पर वोटिंग हुई है। नवाड़ी इलाके के कुछ बूथों से आपको हमने तस्वीरें दिखाई जहां पर 76-77% वोटिंग हुई है और महिलाओं की 84% वहां पर वोटिंग कास्ट की गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि महिलाओं में कितनी जागरूकता थी। और दोनों ही गठबंधन, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात की जाए या एनडीए गठबंधन की, पूरी ताकत अपनी वहां पर झोंकी गई है। वहां पर बड़े बड़े चेहरे देखने को मिले, हेवीवेट नेताओं की एंट्री हुई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जबरदस्त तरीके से चला है। तो इस मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान पैनल में मौजूद है। पहले अपने मेहमानों से आप सभी का तारुफ करवा दूं। हमारे साथ मुश्ताक आलम साहब है जो जेएमएम से है। मुश्ताक साहब, स्वागत है आपका। शमशेर साहब है, कांग्रेस से है। हसन अंसारी साहब है, आजसू से, स्वागत है आपका भी। और अवनेश कुमार सिंह साहब है जो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अवनेश जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले सवाल यही होगा कि हम शुरुआत करेंगे अवनेश जी से। अवनेश जी, जो वोटिंग परसेंटेज हुआ, अमूमन ये देखा जाता है कि उपचुनाव में इतनी जबरदस्त वोटिंग नहीं होती है। 64% वोटिंग हुई है और सबसे अच्छी बात है कि कहीं से भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। किस रूप में देखते हैं? अच्छी बात है, अच्छा संकेत है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है झारखंड में। और सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से डुमरी के जितने भी हमारे मतदाता हैं उन सबको हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। लोगों ने एक अच्छा मत किया, लोकतंत्र का पर्व बड़ा स्वस्थ तरीके से वहाँ मना। और जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो संयुक्त उम्मीदवार थी यशोदा देवी, बड़ी उन्होंने प्रबलता और कर्मठता से चुनाव को लड़ा है। और जो आज झारखंड में जो बहुआयामी समस्याओं से घिरा हुआ है झारखंड, उसका एक प्रत्युत्तर भी मिलने जा रहा है। और इसमें पूरी संभावना है कि हमारी उम्मीदवार वहां जीत कर आ रही हैं। चलिए हसन साहब, ये दावे वादे तो बहुत पहले से आप लोग कर रहे थे, किस रूप में आज के चुनाव को आप देख रहे हैं? और साथ ही साथ एक दूसरा सवाल भी ऐड कर दे रहे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार एनडीए, आजसू, बीजेपी ने वहां पर चुनाव लड़ा है? देखिए, आज जो चुनाव हुआ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने एक बात को रखा कि उपचुनाव में 64% मतदान एक भारी मतदान है। इससे स्पष्ट है कि डुमरी की जनता, विशेषतर युवा वर्ग और महिलाएं के अंदर विशेष उत्साह था। और ये इतना भारी मतदान, ये एक बदलाव का संकेत है। निश्चित तौर पर 19-20 वर्षों से जिस अराजक परिस्थिति से वहां के लोगों ने गुजरा है, पहली बार उनको खुल के अपने प्रतिरोध को सामने लाने का मौका मिला है। और डुमरी की जनता ने उसी का प्रत्युत्तर दिया है और बड़े पैमाने पर वोटिंग की है। रहा सवाल मुद्दे का, तो मुद्दा मैंने अलग से नहीं लाया था। मुद्दा जो वर्तमान इंडिया एलाई गवर्नमेंट है झारखंड की, मुद्दे सारे हमको इन्होंने ही दिया था। मेरा अलग से कोई मुद्दा नहीं था। मेरा बेसिक था कि भय, भ्रम और भ्रष्टाचार इस राज्य में आपने देखा होगा 2019 में के बाद जब सत्ता सरकार में आई, मतलब ये सरकार सत्ता में आई, तब से यहां पर भय का एक माहौल रहा है। आपने एनसीआरबी का रिपोर्ट भी देखा होगा कि पूरे देश में राइट का मामला 378 या कुछ इस तरह के मामला आए, जिसमें सबसे ज्यादा राइट के मामला कहां आया? झारखंड में 1 नंबर पूरे देश में है। आज के डेट में क्राइम रेट इसका 5.3 है, ये पूरे देश की अवस्था में। और आप देखे होंगे खुद जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां से वो जीत के आए हैं, साहेबगंज, अंकिता की हत्या हुई, जलाकर मार दिया गया। उस जोन में कौन पहाड़न लड़की थी, उसकी हत्या हो गई, बोटी बोटी 9 बोटी में काट दिया गया। इस तरह के पूरे राज्य में अराजक का माहौल रहा, भय का माहौल रहा। और हमने जो मुद्दे लेकर के आया, वो मुद्दे स्पष्ट थे कि साहब, जिस झूठे वादे के साथ, जिस भ्रम के साथ वर्तमान जो सरकार है उसने जो सत्ता में 2019 के चुनाव में आया, 400 वादे किए, एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया। इन्होंने ये वादा किया था कि मैं सरकार में आने के बाद 3 महीना के अंदर में ओबीसी रिजर्वेशन 27% कर दूंगा। इन्होंने वादा किया था कि मैं 1932 के खतियान आधारित अस्थायी नीति की घोषणा करूंगा। इन्होंने वादा किया था कि हम प्रति वर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इन्होंने यह वादा किया था कि जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो स्नातक है, उनको मैं प्रति माह 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दूंगा और स्नातकोत्तर को प्रति माह 7,500 रुपये दूंगा।
और वैसे छात्र सारे आप छात्रों जितने मुद्दे को बोल रहे हैं राजन साहब, आप चलिए हम आपकी उस बातों से इत्तेफाक रख लेंगे, पर आजसू अगर 1932 की बात करती तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि 1985 वाले में भी आप लोगों ने जश्न मनाया था। आपने देखा होगा सारिक साहब, आप उस चीज को जाइए, आप देखिए हम सत्ता में रहते हुए भी सरकार का मुखर विरोध किए थे उस वक्त भी। हम इसके माध्यम से जन पंचायत लगा करके हमने जन आंदोलन चलाया था और हमने जन संवाद कार्यक्रम के द्वारा उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री को 25 लाख कार्ड भेजे थे। हर एक गांव से, हर एक मोहल्ले से हमने कहा था कि भाई यहाँ के जनता का ये भावना नहीं है, यहाँ की जनता चाहती है कि 1932 के खतियान आधारित अस्थायी नीति की घोषणा किया था। हमने सदन से लेकर के और सड़क तक इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन किया। हमारा इस नीति स्पष्ट रहा है। मैं एक ऐसा मात्र संगठन हूं इस राज्य में जिसने ये माने स्पष्ट तौर पर सरकार के पास, उसके पास अवेलेबल है कि सरकार ने सबसे मंतव्य मांगा था। मेरा लिखित मंतव्य सरकार के पास में है कि हम किस तरह का स्थायी नीति चाहते हैं। चलिए हम डिटेल में आएंगे आपके पास। मुश्ताक आलम साहब के पास चलते हैं। मुश्ताक आलम साहब, सवाल वही है कि जो 64% वोटिंग हुआ और कंपैरिजन हम 14-19 से कर रहे हैं, उपचुनाव है, इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए किस रूप से आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ वो भी ऐड करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जेएमएम और इंडिया अलायंस वहां पर उतरी चुनावी मैदान में। देखिए, आज शिक्षक दिवस है जी, और राज्य के शिक्षा मंत्री के निधन होने के बाद ये उपचुनाव हुआ, और शिक्षा मंत्री ने जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए, उन्होंने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम किया। आप देखेंगे कि हाल के दिनों में उनके मरने से पहले 80 उत्कृष्ट विद्यालय का निर्माण कराया गया, जो आईआईटी से एक्सपर्ट लोग आकर के टीचर को ट्रेन करेंगे, और उस पर पढ़ाई शुरू हो चुकी है। और भी बहुत सारे आप देखेंगे कि राज्य झारखंड जो है वो देश का पहला राज्य है जहां पर आदिवासी युवाओं को मुफ्त में छात्रवृत्ति दे करके और आईएएस और आईपीएस और बड़े ये के लिए क्या बोलते हैं कि उसको ट्यूशन दे करके और उनको पढ़ाने का काम कर रही है। झारखंड देश का पहला राज्य है जहां पर आप देख रहे हैं कि विदेशों में एसटी ओबीसी माने स्थानीय आदिवासी मूलवासी के बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है। तो ऐसा ये जगन्नाथ महतो के मेहनत से हुआ है, जो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऐसा किया जा सका। इसको वहां की जनता देख रही है। झारखंड में जो वादे झारखंड मुक्ति मोर्चा और रिलायंस सरकार ने किया था, वो उन्हें 1.5 साल के कम समय में जितनी गति से इसको करने की कोशिश की गई और किया जा रहा है, ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसको लेकर के जनता वहां पर आप आज देखे होंगे कि जितने भी जनता से आप लोगों के द्वारा या अन्य मीडिया के द्वारा मांगा गया मंतव्य कि आप किस आधार पर वोट दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट दे रहे हैं। और विकास का जो काम है वो पिछले झारखंड अलग राज्य होने के 23 साल के बाद भी जो नहीं हुआ था वो 1.5 साल में। आजसू की बात जहां पर है कि ये 1932 की बात करते हैं, तो 1932 का जो मामला था उसको विधानसभा से माननीय मुख्यमंत्री ने पारित करा करके और राज्यपाल के पास भेजा। राज्यपाल ने उसे रोक दिया, वापस कर दिया। अगर ये 1932 के हिमायती थे तो इनको राज्यपाल का घेराव करना चाहिए, ना कि हेमंत सोरेन को आईना दिखाने की कोशिश करना चाहिए था। ये लोग 1985 में भी मिठाई बांटते हैं और 1932 में कहते हैं कि हमको 32 चाहिए। तो ये तो दोहरी नीति हुई। ये केन प्रकार सत्ता में रहना चाहते हैं। इनको परेशानी इस बात का है कि ये अभी पिछले 4 सालों से सत्ता से बाहर है, और जितनी गति से झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस पार्टी ने यहाँ पर राज्य की जनता के निचले स्तर पर, निचले पायदान तक को छूने की कोशिश की है, चाहे वो वृद्धा मामला हो, विधवा मामला हो, विकलांग मामला हो, सबों को पेंशन देने का काम किया। बहुत सारी योजनाएं हैं। आप फूलो जानो किशोरी समृद्धि योजना को देख लें तो किशोरी बच्चियों को 8वीं क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक फ्री पढ़ाई का व्यवस्था किया गया है। आवासीय विद्यालयों को सुदृढ़ किया जा रहा है। तो
तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम हुए हैं, जिसका यहाँ के नहीं बल्कि बाहर के पत्रों ने भी, पत्रिकाओं ने भी सराहना की है। तो इसको देख करके पूरे क्षेत्र की जनता जान रही है कि विकास किसने किया और कौन कर रहा है। ये कहना मुश्ताक साहब का जवाब देना चाह रहे हैं। हसन साहब, हम शमशेर साहब के पास एक बार भी नहीं गए, तो संक्षेप में अपनी बात रखिएगा, आपको जवाब देना चाह रहे थे। हम चाह रहे हैं, देखिए इत्तेफाक से मैं निजी बात कर लूं कि 1982 में बिहार में, यूनाइटेड बिहार में, उस वक्त तत्कालीन श्रम मंत्रालय बिहार का, उसने एक संकल्प जारी किया था और उस संकल्प के माध्यम से उसने ये परिभाषित किया था कि जिले, किसी राज्य के किसी भी जिले में उस राज्य का वही व्यक्ति स्थानीय माना जाएगा जिनका या जिनके पूर्वजों का सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट में, लास्ट अंतिम सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट में नाम होगा। इसी मुद्दे पर हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में, समझा ना, इसी मुद्दे पर शुरुआत किया। और ये वर्तमान कंफ्यूज्ड मुख्यमंत्री हाउस के अंदर बोलते हैं, खड़े होकर, खुद ऑन द रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं कि ऑन द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड है, ये हाउस के अंदर बोलते हैं कि किसी भी सूरत पर 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नहीं बन सकती है इस राज्य में। और फिर वही मंत्री आनंद फानंद ने कब, जब इनको ईडी का डर सताने लगता है, जब इनको जेल जाने का डर सताने लगता है, तब आनंद फानंद ने इस तरह का चीजों को लेकर के आते, इनको पता था कि ये नहीं टिकेगा, स्टैंड करेगा। चलिए इसमें आएंगे हम। शमशेर साहब हमारे साथ है। शमशेर साहब के बारे में अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं और हमेशा चेहरे पे मुस्कान रहती, बहुत एग्रेसिव नहीं होते हैं पैनल में, लेकिन आज जो इनकी मुस्कान है मुझे कंफ्यूज कर रही कि शमशेर साहब मुस्कुरा क्यों रहे, क्या चल रहा है मन में? वोटिंग के परसेंटेज देखकर कुछ मन में चल रहा है, या बीजेपी के जो प्रवक्ता है या आजसू से जो नेता है उनकी बातों को सुनकर? सबसे पहले तो आज हमारे राज्य में जो उपचुनाव हुआ जी, और उपचुनाव पूरे विधि विधान के साथ जो संपन्न हुआ, इसके लिए हम राज्य सरकार को और चुनाव आयोग को, दोनों को बधाई देना चाहते हैं कि आज का चुनाव लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी सुना, भाई हसन अंसारी जी को भी सुना। आज जो दिन नहीं है कि हम गिनाएं कि हमने क्या क्या किया जी, लेकिन आज जो दिन है कि गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो कार्य किया है, और विशेष करके गिरिडीह जिला में, और उससे भी विशेष करके जो हमारा डुमरी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ जो विकास की किरण पहुंची है, निश्चित तौर पर उसी पर वहाँ के आम मतदाता मालिकों ने मुहर लगाया है जी। मैं इसलिए कह सकता हूँ, इसलिए दावा कर सकता हूँ कि हमने चंदपुरा प्रखंड के कई गांवों में घूमा, हमने नावाडी के कई प्रखंड के गांवों में घूमा, हमने डुमरी प्रखंड के कई गांवों में घूमा, और ये हम नहीं कह रहे थे, वहाँ की आम आवाम मतदाता मालिक ये कह रही थी कि जगन्नाथ बाबू के रीजन में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। हम लोग 25 किलोमीटर से फलाने जगह जाते थे और जगन्नाथ बाबू ने पुल बनवा करके हम लोगों को 5 किलोमीटर में ही वो जगह पहुंचने का साधन दिया। जगन्नाथ बाबू ने स्कूल से लेकर के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से लेकर के एक मामूली विधानसभा क्षेत्र में वो हर सुविधा उन्होंने पहुंचाने का काम किया, चाहे वो विपक्ष में रहे हो या सत्ता पक्ष में रहे हो। सत्ता पक्ष के रूप में इसलिए हम लोगों को लगा कि जगन्नाथ महतो कितने लोकप्रिय थे, ये उनके जब विधानसभा क्षेत्र में हम लोग गए तो हम लोगों को पता चला। और ये कहना कि विधि व्यवस्था खराब है, ये कहना कि कोई कार्य नहीं हुआ, तो हमको नहीं लगा, हमको लगता है कि आजसू के प्रवक्ता महोदय के जुबान से इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। आजसू इस राज्य में सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाली पार्टी है, और हुकूमत के साथ साथ वो तमाम प्रभावशाली विभाग जो जन हित में ज्यादा कारगर हो, चाहे वो ग्रामीण विकास हो, चाहे वो रोड हो, सड़क हो, इस तरह के कई विभाग इनके पास रहा। यानी ये कह सकते हैं कि 40% बजट राज्य का
आजसू पार्टी के पास रहा और आजसू पार्टी आज दूसरे पर कीचड़ उछाल रही है कि इन्होंने क्या किया। अरे आज तो जनता और राज्य की जनता आपको जानती है, आजसू पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को अच्छी तरह से पहचान चुकी है और डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आपने जिस तरह का कार्य किया है, हमको लगता है कि राजनीति में वो शोभा भी नहीं देता है। आप एक हम लोग तो भाई बिल्कुल ये सही बात है कि हम अपने नेता के श्रद्धांजलि पर वोट मांग रहे थे, लेकिन आप लोग जिस तरह से हमारे स्वर्गीय नेता पर तरह तरह का आरोप लगा करके अपमानित करने का काम कर रहे थे, उससे भी डुमरी की जनता नाराज थी और उसकी भी नाराजगी आपको दिखाई देगी जब परिणाम आएंगे। शमशेर साहब, सवाल पूछने से पहले आपको मुस्कुराहट के पीछे का राज मैंने जानने की कोशिश की। अभी फिर एक राज आपने मेरे को कंफ्यूज कर दिया। हमेशा आपके निशाने पर बीजेपी रहती थी, आज पहली बार आपने पूरा अपने आंसर में आजसू पर ही केंद्रित रखा है। क्या ये भी कुछ इशारा कर रहा है यशोदा देवी डुमरी? नहीं, आजसू पार्टी को इसलिए कि पूरा केंद्रित आपने आजसू पे रखा। चूंकि हमारे आजसू के जो प्रवक्ता हैं वो सरकार पर जिस तरह का आरोप लगा रहे थे, मैं उन आरोपों का जवाब दिया था। चूंकि आजसू या भारतीय जनता पार्टी में हमको लगता है जब एनडीए के साथी हैं और ये लोग खुद बोलते हैं कि हम में और उनमें किसी तरह का कोई फर्क नहीं है और न कोई इनकी अपनी जो बनाई हुई आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी पर तो कार्य करते नहीं। इनकी आइडियोलॉजी में क्या था? सरना धर्म कोड लागू करो। बेसरा का आजसू भी वही बोलता था, सुदेश महतो का आजसू भी वही बोलता था। सबसे ज्यादा हुकूमत में रहने के बाद कितना सरना कोड के बारे बोले हैं और आज की आदिवासी जनता जानती है। आपने 1932 की बात किया था, 1932 पर आप किस तरह से राजनीति किए हैं और ये कोई कहने की बात नहीं है, सिर्फ बोल देना कि हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रैक्टिकल में प्रयोग में आइएगा तो आपको हेमंत सोरेन एक ईमानदार आदिवासी का बेटा है जिसने 1932 पर ईमानदारी से काम किया, लेकिन इन लोगों ने अवनीश जी ने बहुत तुरंत रिएक्ट किया उस पर। अवनीश जी, सवाल यही लेके मैं आपको इससे पहले एक बार बोलना चाहता हूँ जी, क्योंकि आप अपने ही पार्टी के अपने ही गठबंधन का समय लेंगे जी। नहीं, हम केवल ये करना चाहते हैं कि शमशेर साहब थोड़ी जानकारी रख लेने से तो बढ़िया रहता ना। हम जब सरकार में आए हैं, आज हमारे बीच नहीं है स्वर्गीय कमल किशोर भगत। आप ऑन द रिकॉर्ड विधानसभा का देख लीजिए आप कि सबसे पहले इस राज्य में सरना धर्म कोड का मामला को हाउस के अंदर किसी ने उठाया तो कौन उठाया? वही कमल किशोर भगत। और सिर्फ उठाया नहीं, हमने इसको अपना चुनावी एजेंडा भी बनाया। समझे ना? आप तो केवल साहब तकरीर करने से बोलने से नहीं होगा। आप जाकर रिकॉर्ड चेक करें। आप जानते हैं ये रिकॉर्ड का चीज है, जानते हैं स्थापना जब से हुई है उस वक्त से हम राजनीति आप राजनीति कर रहे हैं, जानते हैं। आप बहुत देर से राजनीति कर रहे हैं। नहीं, आप देर से नहीं कर रहे हैं। शमशेर साहब बहुत देर से राजनीति कर रहे हैं ना कि हमने कहा कि जब उत्पत्ति हुई थी उस वक्त से भी हम राजनीति कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए कि आप ऑन द रिकॉर्ड में जो बातें कर रहा हूं वो ऑन द रिकॉर्ड की बातें मैं कर रहा हूं। सरना धर्म कोड और 1932 सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में किया गया और उसको कांग्रेस पार्टी का तो ऐसी हो गया सारिक साहब, ये तो ऐसी हो गया सारिक साहब क्या बोलते हैं झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड मुक्ति मोर्चा की उसी पर है। अभी डुमरी बोल दीजिए। हाँ, अभी डुमरी बोलते हैं, उसी पर मरे रहे। वही बात सवाल ये है कि तमाम राजनीतिक दलों के यहाँ प्रतिनिधि हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है। हम सबके पास एक सवाल कॉमन लेके गए कि किन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ा, और जो भ्रष्टाचार की बात जैसे शमशेर साहब ने किया, आपने बहुत तेजी से रिएक्ट किया क्योंकि आप लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे ही पर चुनाव लड़ा। पर मुझे इस बात से आपत्ति है कि डुमरी के मुद्दे को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं उठाया। आप चुनाव जीतकर डुमरी के लिए क्या कीजिएगा? यह मुद्दा नहीं उठा। कितना इत्तेफाक रखते मेरी इस बात से आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार इस राज्य का मुद्दा तो है, आज वही सबसे गंभीर विषय बन गया और वही प्रभाव डाला है डुमरी में। आज बाबूलाल मरांडी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देखिए, 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर किया है, जिसमें भूमि घोटाला है, शराब घोटाला है, कोयला घोटाला है, उद्योग के लिए जो आवंटन हुआ है जमीन वो घोटाला है, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला है, ऐसे करके कुल 10,000 करोड़ से ज्यादा घोटाला हो चुका है। तो ये आज जो जिस किसी बात में सवाल है, आप लोग जो घोटाले की लगातार बात कर रहे हैं और बोल रहे वही मुद्दा पर, अगर आपके पक्ष में जनता का फैसला आया और अगर नहीं आया तो क्या मान लेंगे कि आप? मैं कह रहा हूं कि आज जो मुद्दे बने हैं वहां पर, तो
जैसे जगन्नाथ बाबू स्वर्गीय हो गए, जी जी, सम्मान भारतीय जनता पार्टी भी करती है, सभी दल करते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जिस राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी जितने गंभीर आरोपों से घिर चुके हैं, जितने गंभीर आर्थिक आरोप लगे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज उनके शासन तंत्र में उठाकर देख लीजिए, कई IAS IPS जेल के अंदर चले गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का क्या होगा? जिस राज्य का निर्माण स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों से हुआ, वो राज्य इस दुर्गति को झेलने के लिए है। आज यहाँ के मुख्यमंत्री अपने नौकरशाहों को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो नाक और कान बंद करके भ्रष्टाचार में गोता लगा रहे हैं। ये सब मुद्दे बनेंगे। आज 48 आवर बीत गए, स्टालिन ने क्या बोला है? कांग्रेस पार्टी का एक टिप्पणी तक नहीं आया, हेमंत सोरेन जी का एक बयान तक नहीं आया। उसी INDA का वो भी गठबंधन में है, कितना भयंकर उन्होंने बयान दिया है। पूरा देश मर्माहत है, पूरा धर्मावलंबी जो सनातन धर्मी वो मर्माहत हैं। तो ये सभी विषय कहीं ना कहीं बनेंगे। मतदाता अब उतने मूर्ख नहीं रह गए हैं, मतदाता इन सभी विषयों को लेकर मत डालेंगे। और डुमरी झारखंड का पार्ट है और झारखंड पूरे देश का पार्ट है, इसलिए सबका नजर डुमरी पर है। डुमरी के लिए विकास का ब्लूप्रिंट भारतीय जनता पार्टी ने भी बनाकर रखा है, एनडीए ने भी बनाकर रखा है, आसू ने भी बनाकर रखा है। सवाल यही हम आपसे कर रहे हैं अवनीश जी कि आप लोग जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, मुद्दा बना है, अगर मान लीजिए कि आपके पक्ष में मतदान के रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो क्या आप लोग मानेंगे कि आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं बिना सर पैर के लगा रहे हैं, या फिर उसमें कोई दम नहीं है? अगर ऐसा होता तो संभावना की बात हो रही है। इस पर हम ये कह सकते हैं जी कि अगर हारने का तो कोई मामला नहीं है। अब हाइपोथेटिकल चीजों पर हम नहीं आना चाहते, हम हार ही नहीं रहे। नंबर 1 ये तो स्पष्ट रखिए। ऐसा नहीं कि हमको आप मनवा लेके आप मेंटली आपने मान लिया, हम हार और नहीं रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि अगर इन केस वर्स्ट सिचुएशन इस तरह की आती है तो हम समझेंगे कि हमने इश्यूज को जनता के बीच सही तरीके से रख नहीं पाया, ये एक मैटर हो सकता है। रहा सवाल दूसरी चीज है, मैं एक बात बीच में कर देना चाहता हूं। कल इनके मंत्री रामेश्वर राव जी का जन पंचायत पार्टी कार्यालय में था, आप ही के न्यूज चैनल मैंने देखा है, मैं कहीं बाहर नहीं देखा हूं, है ना। उसमें इनके कोई उपाध्यक्ष धनबाद या गिरिडीह कहीं के थे, धनबाद जिला के, उन्होंने आरोप लेकर के क्या आया रामेश्वर राव के सामने कि भाई हमारे यहाँ जो है ना कोयला चोरी हो रहा है ट्रक से, हम बार बार शिकायत कर रहे हैं थानेदार से, डीएसपी से, एसपी से, सारे से, कोई नहीं सुन रहा है और रात और दिन लगे हुए प्रशासनिक व्यवस्था कोयला चोरी करवाने में। ये स्पष्ट, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये इनके दल के लोग कर रखा है मैटर को, है ना। पार्टी के अंदर लोकतंत्र बहुत मजबूत है। कि कोई एक कार्यकर्ता भी आकर कंप्लेन कर देता है कि इस तरह का हो रहा है, स्पष्ट है, तो ये उनकी तारीफ हो जाएगी। हाँ, तो उसी बात को तो मैं रख रहा हूं कि भाई भ्रष्टाचार में अगर हम आरोप लगाते तो हम विपक्षी का आरोप माना जाता, लेकिन इनके ही नेता इनके जनपंचायत में आकर के इस बात को कह रहे हैं कि मेरी आवाज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, वहां पर धर्म से जो है ना कोयले की चोरी और लूट हो रही है। तो इन्होंने पुलिस को पुलिसिया काम का नीति बदल दिया इन्होंने कि वो जो कानून व्यवस्था के लिए जिनको रखा गया है वो लोग अब ट्रक गिनने में लग गया कि कितना पार हुआ और कितना पीसी कमीशन आया, उस पर लगे हुए हैं। शमशेर साहब जवाब देते रहे इसका। देखिए मुद्दा भटक गया और हसन भाई कोयला चोरी पर जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, आपके आदमी ने कहा है। अरे आप जा रहे हैं। नहीं भाई, हम तो कर रहे हैं कि जांच क्या, तो जांच का विषय है, जांच करा लीजिए कि कौन दल के कितने नेता चोरी केस में जेल गए हैं और आज बड़े नेता बने हुए हैं। ये मैं कह दिया और समझ गए, इसलिए जोगेंद्र के बारे में कह रहे हैं, कोयला चोरी का इतिहास है, अपने नेता का शिकायत करते हैं, अपने गठबंधन के नेता का चोरी का इतिहास चोरी के मामले में जोगेंद्र चोरी का इतिहास किसका रहा है। ये देखिए आज इनके बड़े नेता बने हुए हैं, आज इनके बड़े नेता बने हुए हैं। तो ये सब ये मुद्दा, देखिए सवाल ये है कि भ्रष्टाचार 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 बोल देना और भ्रष्टाचार के आज माननीय नरेंद्र मोदी जी पर हम लोग लगातार ये आरोप लगाते रहे कि अडानी के साथ क्या कृतज्ञ किया जा रहा है, अडानी के साथ क्या हो रहा है, अडानी के साथ मिल करके देश में क्या हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आप तो कितने बड़े, अब इस पर सीधे आरोप लगा देने से कोई भ्रष्टाचारी, अरे आपके पास तो सब बटन है। आज थानेदार बोले कि सारिक साहब चोर है, चूंकि थानेदार तो कोई केस कर रहा है चोरी पर। तो सवाल है कि ईडी और सीबीआई का जिस तरह से सदुपयोग और दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करते हैं। इनके एक सांसद है जो ईडी का कार्रवाई होगा परसों और उनका ट्विटर हैंडल 2 दिन पहले बताता है, उनका कार्रवाई होगा 3 दिन के बाद ट्विटर हैंडल पर।
तो इस सब राज्य की जनता जान चुकी है। राज्य की जनता अपने नेता को भ्रष्टाचारी नहीं मानती है। गलतफहमी में भाजपा के साथी ने अभी 2-3 आरोप लगाए जी, मैं उस पर कहना चाहूंगा कि जितने घोटाले और जो भी मामले इन्होंने उठाए अभी, उसमें IAS IPS लोग जेल गए। ये बता दें कि ये किसके समय का घोटाला हुआ था। ये सारे के सारे ये लोग इल्जाम लगा रहे थे टारगेट करके हेमंत सोरेन को, लेकिन दांव उल्टा पड़ रहा था और फंस जा रहे थे। ये खुद मनरेगा घोटाले में और पकड़ाया है सारे छवि रंजन का भी मामला आज का नहीं है, आप पता कर ले। अरे भाई जो भी है जो आपके शासन में सब पकड़ा रहे ना, शासन में पकड़ा रहा है। पूजा सिंघल किसके समय मनरेगा पर चल रहा है। आदमी को कौन पाल के रखा है, सारे घोटाले और भ्रष्टाचार। मैं अभी जब घूम रहा था डुमरी के चुनाव में, तो लोग एक चूंकि आपका लोकसभा जो है डुमरी का, वो पड़ता है आपका गिरिडीह के सांसद हुआ करते हैं। लोग उस सांसद को ढूंढ रहे थे कि वो है कहां, जो अभी 4.5 साल हो गए हैं, अभी तक दिख नहीं रहे हैं, तो उनको हम लोग देखना चाहते हैं। इस तरह की बातें हो रही थी। तो ये जो जगन्नाथ बाबू बीमारी के बावजूद भी यहां पर आते थे कार्यक्रम करके, और रात को भी चले जाते थे डुमरी की जनता के बीच में रहना है। वही भाग दौड़ में उनकी जान चली गई, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता को वो नहीं छोड़े। उसका नतीजा है कि लोग उसे बेइंतहा प्यार करते थे, और उसका नतीजा है कि आज का जो 64% जो मतदान हुआ है, वो उसी का नतीजा है। और लोग उनके किए गए विकास कार्यों को देख करके और वोट किए हैं। इससे तो आंख नहीं बंद किया जा सकता कि जगन्नाथ महतो जनता की सेवा करते हुए इन्फेक्टेड हुए, कोरोना इन्फेक्टेड हुए, लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच गया, और उसके बाद भी जब वो ठीक होकर लौटे तो बाइक पर निकल जाते थे दूरवर्ती इलाकों में जांच करने के लिए, जमीन में बच्चों के साथ बैठ के मिड डे मील खाते थे। तो इन सब चीजों से आंख नहीं बंद किया जा सकता। हालांकि जनता को कितना प्रभावित किया है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की नादाओं ने, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। हमारे तमाम जो गेस्ट है, मेहमान है, वो हमारे साथ बने रहेंगे। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।